जय हिंद व्यूअर्स। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी भी है। ये सब्सिडरी का मतलब है अनुषंगी कंपनी। अनुषंगी कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो किसी दूसरे कंपनी के कंट्रोल में होती है। यानी आप बात करें तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कंपनी है वो कोल इंडिया लिमिटेड के कंट्रोल में एक कंपनी है, जिसको आप सब्सिडरी अनुषंगी कंपनी बोलते हैं। तो यहां से कुछ वैकेंसी की भर्ती निकली है। तो यहां से कुछ वैकेंसी निकली है आईटीआई क्वालिफिकेशन पे, जिस वैकेंसी का नाम है टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन वेल्डर। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे, जो कि कल ही आया हुआ है और 17 अप्रैल यानी कल से इसका आवेदन शुरू हो गया है और 10 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है कॉरिजेंडम है। कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, यानी पहले कुछ नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया और उसमें यदि कुछ बदलाव करना है तो वो, तो ये कल ही आया हुआ है 16 अप्रैल को। और जो नोटिफिकेशन आया है ओरिजिनल, वो भी 16 अप्रैल को ही आया है। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बहुत एक छोटी सी चेंजेस की हैं। उनका कहना है कि ये जो नियम के अनुसार, कोल इंडिया के नियम के अनुसार, इसमें आपके पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए निर्धारित नहीं है। मतलब जो ये तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु श्रेणी 3, इस कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भर्तियां नहीं है। बाकी सारी चीजें नोटिफिकेशन में सेम है। तो पहले क्या भर्तियां थी, उसमें 3 वैकेंसियां थी इस कैटेगरी में। अभी उन्होंने बोला है कि ये वैकेंसियां पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है। फिलहाल इतना है। आगे हम देखें तो जब ये कॉरिजेंडम शुद्धि पत्र इशू करने के बाद जो वैकेंसी का डिटेल है वो कुछ इस तरह से है। टेक्नीशियन फिटर, जिसमें आप देखेंगे कि बैकलॉग जो वैकेंसी है उसमें 1 आपके एससी, 3 ओबीसी, 4 आप ऐसे इसको देख सकते हैं ध्यान से। फिर यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे टोटल ऐसे भर्तियां दी गई हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, वर्टिकल रिजर्वेशन भी है। नेक्स्ट देखें टेक्नीशियन वेल्डर के लिए, तो यहाँ पर भी ये पूरा डिटेल दिया गया है। तो यदि हम समराइज करें पूरी बातों को, तो टोटल जो वैकेंसियां हैं वो लगभग 200 हैं और बाकी जो चीजें हैं, अन्य विवरण जो है वो यथावत रहेंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, एक नोटिफिकेशन निकला 16 अप्रैल को, जिसका अधिसूचना क्रमांक 65 है। ये अधिसूचना क्रमांक 65 का जो डेट है वो 16 अप्रैल है। वो अधिसूचना क्रमांक आपका ये वाला पार्ट है 65 16 अप्रैल, मतलब ओरिजिनल नोटिफिकेशन ये है। उसमें जो चेंजेस करके इन्होंने इसमें ये शुद्धि पत्र लाया है इसके लिए। तो बाकी सारी चीजें सेम है। तो पहले जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था उसमें कुछ ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन वो लोग इन्वाइट कर रहे हैं। कहां पर है ये भर्तियां? मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट, ये एक परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन टेबल ए, टेबल ए में हम देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में है। तो किस क्षेत्र में है ये? माइंस में, एस्टैब्लिशमेंट में ऑफ एनसीएल, एनसीएल नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड। कहां पर? इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां पर जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, सरकारी भर्ती माइंस में, खानों में और इस्टेब्लिशमेंट में भी जहां भी उनका पोस्टिंग वाली जगह है। तो ऐसा लग रहा है कि सिंगरौली और सोनभद्र में ही ये भर्तियां हैं। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, आगे जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कहीं भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे देखिए, पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखते हैं कि टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3 के लिए मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट प्लस आईटीआई का 2 ईयर कोर्स इन फिटर ट्रेड, जो कि ये फिटर का क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए इन्होंने फिटर ट्रेड का मांगा है। साथ में एक ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीबीटी, एससीबीटी और मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीबीटी, एससीबीटी अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, सो ऑन सो। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं 10th होना चाहिए, 2 ईयर का आपका आईटीआई होना चाहिए फिटर ट्रेड में, एक ट्रेड सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए एनसीबीटी, और साथ में 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अभी जो इशू होने वाली एजेंसियां हैं वो है एनसीबीटी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? ऐसी ट्रेनिंग जो आपको किसी विशेष काम के लिए प्रशिक्षित करते हैं। देन टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए तो ये सेम है, बस ये जो आईटीआई है वो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और बाकी सारी चीजें सेम है। देन टेक्नीशियन वेल्डर के लिए मैट्रिकुलेट सेम है, देन आईटीआई वेल्डर ट्रेड अलोंग विद ट्रेड सर्टिफिकेट, बाकी सब चीजें सेम है। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे नोटिफिकेशन में उन्होंने नोट ए में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो सारी जो डेट है उसका जो कैलकुलेशन है वो 10th May 25 के अनुसार होंगी। मतलब आपका एज का निर्धारण, क्वालिफिकेशन का निर्धारण सारे इसी डेट से, इसी डेट को इन्होंने क्रूशियल डेट या इंपॉर्टेंट डेट कहा है। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों का निर्धारण इसी डेट से होगा। देन फॉर ईच पोजीशन ओनली सच कैंडिडेट हु पोजेस स्ट्रिक्टली द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी उसी को वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। आईटीआई क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम और
देयर इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो कुल मिला के यदि आईटीआई क्वालिफिकेशन आपका डिस्टेंस से है, पार्ट टाइम है या इसी तरह का कुछ है तो आप एलिजिबल नहीं है, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा नोटिफिकेशन के अनुसार। यदि हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड वैकेंसी रिजर्व फॉर डिफरेंट ग्रुप, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये चूंकि पुराना है, ओल्ड है ये, तो अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कॉरिजेंडम शुद्धि पत्र पहले ही आ चुका है। तो जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, तो उन्होंने ये जो पहले जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी 3, इसमें इन्होंने 3 वैकेंसियां निकाली थी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, जिसको जब इन्होंने शुद्धि पत्र निकाला तो उसमें इसको इस 3 को कैंसिल करके इसको 0 कर दिया है। उसी के लिए बाकी सारी चीजें सेम है, तो इसका तो रेलेवेंस अभी है नहीं। देन इसमें हम पोजीशन का नाम, फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड कैटेगरी देखें। बेसिकली ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड है, तो टेक्नीशियन फिटर 3, इसमें सारी चीजें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द रेलेवेंट पोस्ट और यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट, दोनों चीजें हैं। और सारी ये जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, इसको इन्होंने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पोजीशन टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन वेल्डर, देन आपकी इन दोनों के लिए ही है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड एब्रिविएशन, एस का मतलब यहाँ पे जो एस है आपकी, ये एस उसका मतलब है, वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट में जो एब्रिविएशन है, एस सिटिंग, एस टी स्टैंडिंग, डब्ल्यू वॉकिंग, बी एन बेंडिंग का मतलब झुकना, लिफ्टिंग उठाना, एम एफ मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, हाथों में कुछ दिक्कत है उसका, एस सी सेम। देन कैटेगरी के लिए उन्होंने जो एब्रिविएशन यूज किया हुआ है, एलवी लो विजन, कम दिखाई देना, हार्ड ऑफ हियरिंग सुनने में तकलीफ, ओएल एक लेग है, एलसी लेप्रोसी क्योर। लेप्रोसी का मैंने इमेज यहाँ पर आपके लिए मैं लिख आया हूँ, लेप्रोसी मतलब जिसको आप कुष्ठ रोग बोलते हैं। देन यहाँ पर ड्वार्फिज्म, हाइट बढ़ी नहीं है, एएवी एसिड अटैक विक्टिम्स, एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कि एक ऐसा ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कॉज है, बेसिकली डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है जो किस वजह से होता है, डिफरेंस इन द ब्रेन। पीपल विद एएसडी ऑफन हैव प्रॉब्लम्स विद सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन एंड रेस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर और इंटरेस्ट। कुल मिला के कम्युनिकेशन करने में, इंटरेक्शन करने में इस प्रॉब्लम जिनके अंदर है तो उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनको भी उन्होंने कैटर किया हुआ है। एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में कोई तकलीफ, एंड एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कई सारी डिसेबिलिटी है। तो ये जो चीजें हैं, द एबव पोजीशन फॉल इनटू द आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ पोजीशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एज पर द लिस्ट सो ऑन सो। तो कुल मिला के इन्होंने अपने तरीके से पीडब्ल्यूबीडी में जो चीजें हैं उसको इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हिस्सा हमने देख लिया लेप्रोसी का, इसको भी हमने देख लिया। अभी हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे फॉर द पोजीशन। उसके लिए देखें तो एंट्री लेवल जो पोजीशन है टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3 की, तो जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो उस समय आपका जो डेली पर डे का जो वेतन बनेगा वो इतना बनेगा। कार्डर जो है एक्सकवेशन, जिसको आप बोलते हैं खनन, E&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो जो पीरियड है टेक्नीशियन फिटर की वो 1 ईयर की होगी। एंड ग्रेड ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद आपका ग्रेड ये हो जाएगा। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करें, ये भी ट्रेनी है, प्रशिक्षु है कैटेगरी 3, इसमें मिनिमम जो है बहुत ज्यादा सेम है, इसमें भी वही चीजें हैं, खनन एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 1 ईयर का है, एंड उसके बाद आपका डेजिग्नेशन या ग्रेड जो है ये हो जाएगा। टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 1536, खनन विभाग में कार्डर में 1 ईयर एंड टेक्नीशियन वेल्डर आपका ग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा उस पर डे वेतन के अलावा आपका जो है बेसिक पे के अलावा अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिसमें आपके डियरनेस अलाउंस, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा एज पर NCWA 11। ये NCWA 11 क्या है? तो NCWA 11 इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11। तो इसका मतलब है ये एग्रीमेंट एक है जिसमें वेज एंड सैलरी से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में? कोल इंडिया लिमिटेड एंड एम्प्लॉय। तो कुल मिला के ये एक एग्रीमेंट है जिसमें सैलरी और बाकी सुविधाएं डिसाइड की गई है, उसी के अनुसार ये वेतन मिलेगा आपको। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC, NCL नॉन क्रीमी लेयर, सेंट्रल लिस्ट, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, PWBD, ESM विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि स्टैंडर्ड है। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्व वैकेंसीज आर प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब ये परमानेंट नहीं है, जरूरत पड़े तो उसको बदला भी जा सकता है। Then all those candidates seeking reservation relaxation benefits available
नॉन क्रीमी लेयर, सोन्स और इंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन, सारी चीजें हैं इन सपोर्ट ऑफ द, आपको कुल मिला के सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड करने होंगे और प्रोड्यूस करने होंगे। आप चाहते हैं रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन दोनों चीजों के लिए या दूसरे बेनिफिट के लिए। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी सीक अदर कंसेशन एप्लीकेबल टू द रिजर्व कैटेगरी, आपको जो है सर्टिफिकेट है उसको प्रोड्यूस करना होगा। उन्होंने प्रोफार्मा ऑलरेडी दिया गया है नीचे नोटिफिकेशन में, इस फॉर्मेट में रहे तो बेहतर। अगेन अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही और शी possesses the caste community certificate, कुल मिला के सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो ओबीसी एनसीएल के लिए जो सेंट्रल लिस्ट के अनुसार जो फॉर्मेट है वही माना जाएगा। और वो डेट क्या होना चाहिए? एज ऑन क्रूशियल डेट, जो कि 10th में। कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट सीकिंग, अगेन वही सारी बातें हैं कि जो प्रोफार्मा है उसी के अनुसार ही वो किया जाए। SC, ST, OBC सेंट्रल लिस्ट हु आर सिलेक्टेड ऑन देयर ओन मेरिट विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई कैंडिडेट SC, ST, OBC, EWS, PWBD कैंडिडेट है और उनका सिलेक्शन उनकी मेरिट पर बिना किसी रिलैक्स स्टैंडर्ड के हो रहा है, मतलब आपने किसी तरह की कोई छूट नहीं ली है उम्र में एटसेट्रा, तो वो क्या होगा? यदि आपकी मेरिट हाई है तो विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसी, आपको एक UR जनरल में माना जाएगा। सच कैंडिडेट्स विल बी accommodated against the unreserved vacancy earmarked for UR category. The reserved vacancies will be filled up separately from among the SC, ST, OBC, NCL. कुल मिला के आप भले ही रिजर्व कैटेगरी के हैं लेकिन आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया, आपकी मेरिट हाई है तो आपको UR कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी सिलसिले में जो उन्होंने दूसरा नियम बताया है कि SC, ST, OBC, NCL, सेंट्रल, ये सब जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई यदि होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलैक्स स्टैंडर्ड, मतलब आप रिजर्व कैटेगरी के भी हैं और आपने उस रिलैक्सेशन को यूज किया हुआ। वो रिलैक्सेशन क्या हो सकता है? वो रिलैक्सेशन एज लिमिट का हो सकता है, वो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ मार्क्स, वो कुछ अलग है अनरिजर्व के लिए एंड रिजर्व के लिए। तो आप उस बेस पे यदि क्वालिफाई करते हैं तो आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज मेरिट, आपका मेरिट कुछ भी हो, आपको उस रिजर्व वैकेंसी के तहत ही काउंट किया जाएगा, न कि UR वैकेंसी के तहत। द नेचर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ESM, एक्स सर्विसमैन, PWBD इज हॉरिजॉन्टल, मतलब एक जनरल कैटेगरी का ESM PWBD कैंडिडेट वो किसमें काउंट होंगे? UR में। यदि कोई ESM PWBD कैंडिडेट OBC कैटेगरी के हैं तो उनको उसी OBC NCL में एडजस्ट किया जाएगा। और नॉर्मल बात है ESM एंड PWBD कैंडिडेट जो हैं बिलोंगिंग टू SC, ST, उनको उसी SC, ST के तहत एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिकली एक्स सर्विसमैन के लिए है जो पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में उस रिजर्वेशन को, कोटा को यूज करके नौकरी पा चुके हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि उन्होंने नौकरी पाने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को जैसे वो सूचित करते हैं कि मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है। Okay, candidates belonging to EWS section will have to submit a copy of valid income certificate, आपको देना होगा, जो ऐसा ये ऑर्डर है। और वो कब का होना चाहिए? 2024-2025 का। तो ध्यान रखें ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 25 एंड 26, तो इसका तो कुछ रिलेशन है नहीं, आपका पास पुराना भी ना हो, इस ईयर का हो तो आप बनवा लीजिए। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विल बी गिवन प्रोवाइडिंग द, वो तो वही है जो PWBD का जो रूल है उसके अनुसार। देन डिग्री ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन, ये सब PWBD कैंडिडेट के लिए है, तो इसमें लेस देन 40% को वो कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी सारी चीजें उन्होंने पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ। इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, जी हाँ, एक सपोर्टर लिखने वाला वो देंगे। और उसका भी इन्होंने बोला हुआ है कि अपेंडिक्स के तहत इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उसका खुद का डिटेल, स्क्राइब का डिटेल, सारी चीजें आपको पहले ही बतानी होंगी। एंड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग भी उसको लेके आना पड़ेगा, at the time of reporting for CBT, computer based test। एज लिमिट की बात करें तो जो नॉर्मल एज है वो है 18 ईयर्स से लेकर के 13 ईयर्स तक। क्रूशियल डेट क्या है? 10th में। इसमें भी उन्होंने जो रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज में, तो UR EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD UR के लिए 10 ईयर्स, PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट के 13 ईयर्स, PWBD SC ST के 15 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस
प्लस 3 ईयर्स, ये सारी चीजें एक सर्विसमैन बहुत अच्छे से समझते होंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑल एम्प्लॉय ऑफ सीआईएल एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मैं एज कैलकुलेशन में एक छोटा सा ये आपको मैं ये चीजें दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2020 और जो क्रूशियल डेट है वो है 10 मई 25, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो उस समय आपका जो एज होगा ये 20 ईयर्स 1 मंथ 7 डेज, तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। देन कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, जो कि हर जगह यही कहा जाता है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी है वो 1000 प्लस 180 जीएसटी, मतलब टोटल 1180 आपको फी पे करना होगा। एससी एसटी ईएसएम पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। नॉर्मल बात है, बिना फी के एंटरटेन नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन को। फी एक बार जो पे कर दिया जाए उसको रिफंड या एडजस्ट नहीं किया जाएगा। कोई एनी टैक्स या बैंक चार्जेस है तो वो आपको ही कैंडिडेट को ही पे करना होगा। जो फी है वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पे करना होगा। यदि कुछ गलत फी जमा कर देते हैं तो उसमें एनसीएल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि यदि आप मिसकंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन के अनुसार तो उसमें कुछ चीजें जो नॉर्मल हर एग्जाम में बताया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यदि आप अनफेयर मीन गलत तरीका, मिसबिहेव, किसी और के बदले किसी और को एग्जाम देना, ये सारी चीजें करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि पाया जाता है कि आपने अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड दिया है तो उसको भी फिर गलत पाया जाता है तो कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। कैन वॉशिंग, किसी भी तरह के दलाल के चक्कर में न फंसे, नहीं तो इसमें भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, तो एलिजिबल कैंडिडेट को एक आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे अपीयर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी एलिजिबिलिटी को मान लिया जाए। आपको बाद में सारे जो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रूटनी किए जाएंगे, वेरिफिकेशन किए जाएंगे। इनफैक्ट रिजल्ट के बाद, पहले तो चेक नहीं करते, लेकिन बाद में जब आप सीबीटी में क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें सारी चीजें चेक होती हैं। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, 3 पोस्ट है, तीनों के लिए अलग अलग जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टोटल जो टेस्ट का जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का 90 मिनट्स में 1.5 घंटे में एक ही सिटिंग में होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे जिसको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कहते हैं। सेक्शन ए में आपका टेक्निकल नॉलेज, फॉर एग्जांपल वेल्डर है तो वेल्डर का टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट सेक्शन ए में होगा। एंड देन जो दूसरा पार्ट है सेक्शन बी, उसमें जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। जो सेक्शन बी होगा वो तीनों कैटेगरी, तीनों वैकेंसी के लिए वो सेम होगा। अब इसमें उन्होंने पूरा सिलेबस दिया हो गया है कि सेक्शन बी में जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद 30 मार्क्स। तो यदि पूरी चीजों को हम समराइज करें तो ये जो टोटल टेस्ट है वो 1.5 घंटे का, एक सिटिंग में 2 पार्ट होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए टेक्निकल होगा, आपके टास्क से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड। सेक्शन बी कॉमन होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो है 70 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी कॉमन होगा, जो सारे क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 1 मार्क का, 100 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होने पे हिंदी और इंग्लिश वर्जन में इंग्लिश को ही फाइनल माना जाएगा। सिलेबस इन्होंने ऑलरेडी एनेक्सर ए में दिया गया है, नीचे उसको भी हम देखेंगे। टेस्ट के जो सिटीज हैं वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन में उन्होंने सिटीज का नाम नहीं दिया है, सेंटर्स का। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय वो बताएंगे। और एनसीएल का कहना है कि यदि वो जरूरत होगा तो सिटी के सेंटर को कैंसिल भी कर सकते हैं यदि उनको सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं मिले, तो जो कि नॉर्मली हर एग्जाम एजेंसी करती है। ओके, इसके बाद वही चीजें हैं, पोजीशन, मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो सारा जो पोजीशन है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। मैक्सिमम कैटेगरी यदि देखें तो इसमें एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन्होंने डिसाइड किया है कि 100 में से यूआर ईडब्ल्यूएस को 50 मार्क्स लेके आने हैं और इस कैटेगरी के लोगों को आपको 40 मार्क्स लेके आने हैं। ध्यान रखिए, कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए। कुल मिला के आपको एग्रीगेट मार्क्स लेके आना है। यदि आप दोनों चीजें मिला करके 100 में से 50 लेके आ जाते हैं, यदि आप यूआर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एटलीस्ट मिनिमम कट ऑफ आप क्वालिफाई कर देंगे। यदि आप इस कैटेगरी के हैं तो 40 मार्क्स आता है 100, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, मिनिमम कट ऑफ जो है। Then in case where more than one candidate secures equal marks, यदि 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो जाता है
तो कैसे डिसाइड करेंगे, इन्होंने कहा है कि यदि सेक्शन ए को प्रायोरिटी देंगे, मतलब सेक्शन ए में आपके मार्क्स लेट्स से 40 मार्क्स है और दूसरा कैंडिडेट है उसका सेक्शन ए में 30 मार्क्स है और सेक्शन बी में मान लीजिए दोनों के 10-10 मार्क्स है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, या 20-20 मार्क्स है तो 40 + 20, यदि मैं ऐसे समझाऊं आपको, दो कैंडिडेट प्रायोरिटी किसको है, ए को। एक पहला कैंडिडेट जो है वो उसने 40 पाया, यहां पे मान लीजिए 20 पाया, दूसरा जो कैंडिडेट है यहाँ पे 30 पाया और इसने जो है आपका लेट्स से इसको आप कम कर दीजिए, इसको आप 15 कर दीजिए और इसको आप 30 कर दीजिए, इमेजिन। तो टोटल जो हो जाएगा ये आपके होंगे नहीं इक्वल होने का, ओके। इसको ऐसे समझते हैं हम, यदि यहां पे मिले आपको 15 और यहां पर आपको 25, तो दोनों जो मार्क्स हो गए आपके 55, तो इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, तो उनका कहना है कि जो कैंडिडेट सेक्शन ए में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, यही बात उसको कहा गया है पहले, इन केस दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम होता है तो। देन दूसरा तरीका, मान लीजिए ये भी चीजें सेम है यदि, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो सेकंड पैरामीटर दिया है कि डेट ऑफ बर्थ में जो बच्चा सीनियर होगा जो कैंडिडेट उनको प्रेफर किया जाएगा, इन केस डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो तीसरा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको कंसीडर करेंगे, मतलब यदि किसी का नाम ए से है तो उनको पहले प्रेफरेंस देंगे बजाय कि जिनका नाम डी से। देन रिजल्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का विल बी पब्लिश्ड, एनसीएल के वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद। देन ऐसे कैंडिडेट फिर उसको स्क्रूटनी के लिए बुलाएंगे जो सीबीटी क्वालिफाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के लिए, इसमें तो कुछ खास ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं, और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर मेरी पैनल कैंडिडेट जो भी रिक्विजिट कट ऑफ मार्क्स लेके आए हैं उनको फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वही सारी चीजें हैं, उनको फिर बुलाया जाएगा उसके लिए। फिर वैकेंसी फॉर द पोजीशन मेंशन इन टेबल ए बिलोंग टू 2 डिफरेंट कैडर्स, एक्सकवेशन खनन विभाग में एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर एज मेंशन अंडर टेबल बी। तो यहाँ पे मेन बात है कि जो टेबल ए में दो कैटेगरी थी, एक तो एक्सकवेशन जिसको शॉर्ट में EXCV कह रहे हैं, दूसरा मैकेनिकल E&M, तो उसमें उनका ये कहना है कि ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन विल बी डीम्ड एज हैव अप्लाइड फॉर बोथ एक्सकवेशन कैडर एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। एक बार हम टेबल बी देख लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाए। हाँ यही था। तो यहां पर आप यदि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप माना जाएगा कि आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है, यही बात इसमें वो कह रहे हैं। अदरवाइज एक कैंडिडेट जो है केवल इसके लिए अप्लाई करेगा, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, एक कैंडिडेट, मतलब आप तीनों पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई करेगा, यदि एक कैंडिडेट एक ही चीज के लिए कई बार अप्लाई करता है तो उसका एक ही माना जाएगा। एक कैंडिडेट तीनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एक कैंडिडेट यदि इसके लिए अप्लाई किया है तो माना जाएगा कि आपने इसके लिए भी अप्लाई किया है और इसके लिए भी, क्योंकि क्वालिफिकेशन सेम है, यही बात उसमें एक्सप्लेन की गई। वही बात कहा गया है, हैव अप्लाइड फॉर बोथ कार्डर एज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर सेम फॉर द अपॉइंटमेंट टू बोथ द कार्डर। सेपरेट मेरिट लिस्ट भी निकालेंगे वो इस पोजीशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर्स विल बी इशूड सक्सेसफुल कैंडिडेट एज पर द रिलेटिव मेरिट पोजीशन देंगे वो। इफ इट इज फाउंड ड्यूरिंग स्क्रूटनी कि कुछ भी गड़बड़ है तो फिर उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे किसी भी टाइम पे, प्रोबेशन में भी। जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि हर नोटिफिकेशन में रहता है, टेबल ए मल्टीपल पोजीशन, इफ अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर मल्टीपल पोजीशन हिज कैंडिडेचर फॉर विल बी कैंसिल्ड। कुल मिला के 3 डिफरेंट वैकेंसी है, तीनों के लिए अप्लाई आप एक कैंडिडेट नहीं कर सकता। ऑल क्वालिफिकेशन सारी आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। सबमिट करने के पहले आप सारा अपना चीजें डिटेल ये सारी चीजें देख लें, क्रॉस चेक कर लें। कुछ भी इशू होने पे एनसीएल मैनेजमेंट का डिसीजन फाइनल होगा, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी डिसाइड किया हुआ है। एडमिट कार्ड इशू होने का मतलब नहीं है कि आपने सारी चीजें फुलफिल कर दी, फाइनली बाद में तो उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको इंश्योर कर लेना है अप्लाई करने से पहले कि आपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं, और यदि किसी भी समय पाया जाता है कि आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है तो अगेन कैंडिडेचर जो है आपकी या सर्विस जो है आपका रिजेक्शन कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है, जो रिलैक्सेशन है वो है आपकी एज में।
कैंडिडेट शुड केयरफुली अप देयर फिल अप देयर जो भी कैटेगरी उसको आप ध्यान से भर लें, बाद में किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन सारे सर्टिफिकेट आपको लेके आने होंगे। जो एक्स सर्विसमैन है कैंडिडेट वो अपना डिस्चार्ज बुक और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लेके आएंगे। सारे जो डॉक्यूमेंट है वो एज पर जो इशूइंग अथॉरिटी है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी इशू करा लें, जो उन्होंने निर्धारित किया या गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार वो सर्टिफिकेट उसी के अफसर या ऑफिस के द्वारा इशू होना चाहिए। देन कैंडिडेट्स में एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास रहे और मोबाइल नंबर रहे ताकि किसी भी तरह का करेस्पॉन्डेंस उसी पर किया जाएगा। एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड ओनली थ्रू एनसीएल वेबसाइट एंड द कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। सो ये सारी जिम्मेदारियां आपकी होंगी कि आपने फॉर्म में क्या भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, सारी चीजें। किसी भी तरह का डिले होगा, कुछ इशू होता है तो एनसीएल जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, उन्होंने आपके पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर एक हेल्प डेस्कटॉप ऑप्शन उन्होंने दिया गया है जिसमें आप अपनी इंडिविजुअल लॉगिन करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ पर भी कुछ क्वेरी होने पर आप लिख सकते हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि फॉर्म सबमिशन से पहले वो ध्यान से देख लें और ये भी देख लें कि लास्ट मिनट में फॉर्म ना भरे, नहीं तो कई बार टेक्निकल कंजेशन, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। देन एनसीएल किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा यदि कुछ इशू होता है तो, जो एनसीएल के कंट्रोल के बाहर है। आपकी रिस्पांस क्वेरी मैनेजमेंट विल बी मेड ऑपरेशनल द एनसीएल वेबसाइट आफ्टर 3 days फ्रॉम द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कुल मिला के टेस्ट के बाद जो कुछ क्वेश्चन में इशू है, ऑब्जेक्शन है, तो उसका वो 3 दिन तक और उसके बाद 4 दिन तक उन्होंने दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन वो लोग वेबसाइट पर कर देंगे। सारी जो चीजें होंगी वो उसी मोड पे, ऑनलाइन मोड पर ही होगी और किसी मोड से नहीं। ये एग्जाम के बाद का था। देन एनसीएल के पास राइट है कैंडिडेट्स को सीबीटी के लिए बुलाने के लिए, टेस्ट का टाइम, रीशेड्यूल, डेट, वेन्यू, सारी चीजें चेंज करने के लिए जैसी परिस्थितियां रहेंगी। एनसीएल विल नॉट बेयर एनी लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस, बॉन्ड, सैलरी, लीव, सैलरी, पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पहले कहीं संस्था में है तो एनसीएल किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा यदि कुछ चीजें अटकती हैं तो। So candidates employed in the government sector so and so autonomous are required to produce NOC, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा at the time of scrutiny verification of original document। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने प्रोसीजर बताया गया है कि यदि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो उसको लोग इस फॉर्मूला के थ्रू एक एक चीजों को उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इस xn इक्वल टू xn S2/S1, तो सारा चीजें उन्होंने क्या सारी चीजें दी है, एवरेज निकालेंगे, आपका डेविएशन निकालेंगे इसका। सेलेक्टेड कैंडिडेट कुड बी पोस्टेड, जो कि मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि जब सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो एनी ऑफ द माइंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीएल एंड आर लायबल टू बी ट्रांसफर टू अदर सब्सिडरीज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, ये भी ध्यान रखिए। अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट, मेडिकल एग्जाम भी होगा तो आप सारी चीजें मतलब इंश्योर कर लें। उन्होंने लिखा भी है कि लास्ट में जाके आपको किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट ना हो तो आप पहले सेटिस्फाई हो लें मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड। सिलेक्शन जो होगा वो प्रोविजनल होगा और बाद में जब वो सारा वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगे। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, एंटीसीडेंट, आपका बैकग्राउंड, सारी चीजें वो सब चेक होगी। यदि कहीं कुछ पाया जाता है डिस्क्रिपेंसी तो फिर वही कैंडिडेचर आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो डिटेल है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, वो एडमिट कार्ड भी इशू करेंगे, आपको आना पड़ेगा सेंटर पे एग्जाम के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट जब आपको सीबीटी कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा, सीबीटी के लिए, तो आपको सेकंड क्लास नॉन एसी का फेयर भी वो देंगे। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर के आपको वहां पे टेस्ट सेंटर पर ही जमा करना पड़ेगा। फॉर्म का फॉर्मेट ये दिया गया। आपको टू एंड फ्रो दोनों तरफ से किराया मिलेगा। इन केस आप एक ही तरफ का भरते हैं तो उसी फेयर को मान लिया जाएगा कि दोनों तरफ से उतना ही पैसा लगा हुआ है, तो अमाउंट आपका उतना ही बनेगा। और जब आप जाएं तो उस समय आप कास्ट सर्टिफिकेट एग्जाम के समय फोटोकॉपी ऑफ ऑन बोर्ड लेके जाए। ये ऑप्शनल है रिटर्न वाला, और यदि नहीं मिलता है तो इसी का, जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपया खर्च किया हुआ है ए से बी में जाने में और बी से ए का आपके पास फेयर का डिटेल नहीं है, तो इसी 500 को डबल करके वो 1000 रुपया का आपका क्लेम कर देंगे। Then incomplete information will not be entertained. The distance of examination will be calculated from the permanent address से, जो भी आपका जो डिस्टेंस है या तो परमानेंट एड्रेस से लेंगे या एक्चुअल जो आपका प्लेस ऑफ जर्नी है वहां से जो भी शॉर्टर है वहां से ही वो आपका क्लेम बनेगा। टीएडीए will not be paid for appearing in the CBT scrutiny verification of
सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन बिगिनिंग सिलेक्टेड एक्सेप्ट अदरवाइज एज प्रोवाइडेड। कुल मिला के और किसी के लिए ये सब चीजें नहीं है। कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर द सीबीटी एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपने रिस्क पे आएंगे, इसमें एनसीएल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी यदि कुछ आपको इंजरी या लॉस होता है तो। एनसीएल मैनेजमेंट के पास राइट है वो सारी चीजें करने के लिए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, बदलना, रेस्ट्रिक्ट करना, बढ़ाना, मॉडिफाई करना वैकेंसी को। इसमें कोई भी अपील या इंटरटेन नहीं की जाएगी। कोई भी एनी फ्यूचर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट विल बी मेड अवेलेबल ऑन एनसीएल वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक। आपको वेबसाइट देखते रहना है। हाँ, यदि कुछ इशू होता है तो उस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर में ही ये सारे मामले सुने जाएंगे, वही फाइनल कोर्ट होगा। इन केस ऑफ कुछ भी संदेह कंफ्यूजन होता है नोटिफिकेशन में तो आपको इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल मानना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करें? कैंडिडेट्स आपको लॉग इन करना है, वहां पे एनसीएल की वेबसाइट पे जाके जो यूआरएल है इनका यहाँ पर, उसके बाद करियर सेक्शन में, उसके बाद रिक्रूटमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर, एंड उसके बाद आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये इसमें भी वही है, इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी वर्जन दोनों है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन केयरफुली। तो हम तो पूरा डिटेल में हम लोग समझ ही रहे हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी अदर देन एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, तो उनको फी जो हमने पहले ही चर्चा की थी कि 1000 प्लस 180 तो 1180 आपको पे करना होगा रिजर्व कैटेगरीज को छोड़ के। व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपकी जो फोटो हो वो 3 वीक से ज्यादा पुरानी ना हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो, सिग्नेचर आपका जो है ब्लैक या ब्लू इंक से हो, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, एंड स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट हो, आपका पीडीएफ में हो, जेपीजी में हो या जेपीईजी में। ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी उन्होंने यहाँ पे दिया गया है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। और यदि आप टेक्नीशियन फीटर पोस्ट ट्रेनी कैटेगरी 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें हैं। यदि आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पे तो इसके लिए भी उन्होंने दिया हुआ है। देन वेल्डर के लिए भी, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी उनके लिए भी जो फॉर्मेट उन्होंने नीचे दिया गया उस फॉर्मेट में। देन ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, एनुअल इनकम कब का डिसाइड हो तो 24-25 के अनुसार हो। If more than one application is received from a candidate, most recent जो करंट है, आपने एक फॉर्म भर दिया 10 तारीख को, एक फॉर्म भर दिया 20 तारीख को, तो रिसेंट वाला जो 20 तारीख है उसी को माना जाएगा एक पोस्ट के लिए। नॉन अटैचमेंट रिक्वायर्ड एलिजिबल डॉक्यूमेंट, तो उस कंडीशन में फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप ध्यान रखें कि आप जो भी अपलोड करें वो बेहतर स्कैन हो, क्लियर हो, पढ़ने लायक हो। देन स्पेशल नोट में कैंडिडेट नाइदर नीड, तो आपको किसी भी तरह का फॉर्म का हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट का फोटो अटेस्टेड करके कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सीबीटी ऑन द सोल बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो फॉर्म जो डिटेल दिए गए हैं उसी के बेस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको कहीं भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड इशू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फुलफिल कर दिया, ऐसा नहीं है। आपकी डॉक्यूमेंट बेस्ड स्क्रूटनी के बाद ही सारी चीजें फाइनल मानी जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट देख लें, कल से सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया है ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन, और ये है 10th में रात के 12 बजे तक। टेंटेटिव डेट, ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड की, सीबीटी की और रिजल्ट की वो लोग इशू करेंगे। एनसीएल का डिसीजन फाइनल होगा किसी भी तरह के मैटर में जहां पे एलिजिबिलिटी हो, एक्सेप्टेंस हो, रिजेक्शन हो, एप्लीकेशन इस केस में। डिस्क्लेमर इन्होंने दिया गया है कि किसी भी तरह के दलाल के चक्कर में, जॉब रैकेटर्स के चक्कर में कि मैं आपकी भर्ती करा दूंगा, मेरा बहुत सोर्स है, मेरा लिंक है, मेरे कोई जानने वाले हैं, इस तरह की चीजों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो ऐसी जानकारी मिलती है तो फिर से भी आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। अनेक्सर ए जिसमें उन्होंने सिलेबस की बात की हुई है, तो जैसा कि पहला जो सेक्शन ए था 70 मार्क्स का, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग था, तो उसमें उन्होंने सिलेबस ये दिया गया है। टेक्निकल इस सेक्शन इसको आप बोलते हैं, तो यदि हम बात करें टेक्निकल फिटर की तो उसका ये है बेसिक अरिथमेटिक, ये टेक्निकल सेक्शन है, बेसिक नॉलेज 10, देन आपका ये। यदि हम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट एक्सेट्रा, आप इसको पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। डीसी जनरेटर ये सब उसी का है, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है, देन ये भी उसी का है, ये भी इसी का है, ये भी उसी का है। थर्ड में हम आते हैं, यदि टेक्निकल वेल्डर का है तो इसमें भी फर्स्ट एड, ये सारी चीजें, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, एआरसी, वेल्डिंग, ये सारी चीजें, कैल्शियम कार्बाइड, ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिटिलीन,
स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप, गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग ऑफ मेटल, चूंकि ये टेक्निकल पेपर है तो वेल्डर से उसी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड इफेक्ट्स ऑफ अलॉइंग। हाँ, अब हम देखें सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी जो कि कॉमन है तीनों के लिए, 30 मार्क्स का होगा, बहुविकल्पी होगा, एमसीक्यू, और उसमें ये उनका सिलेबस रहेगा, जीके, जीए, रीजनिंग, सारी चीजें इसमें दी गई हैं। हिंदी या इंग्लिश में भी दिया गया है, सिनोनिम एंटोनिम। हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने दिया गया प्रेस्क्राइब परफॉर्मा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कि इस फॉर्मेट में आपका फॉर्म रहे, अपलोड करना होगा इसी फॉर्मेट में। और ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ये फॉर्म है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपको ये भी फॉर्म भर के आपको अपलोड करना है। देन आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी फॉर्मेट दिया है इन्होंने। इन केस आपके पास ऐसा है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन का जो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट ये है। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि हम बात कर रहे थे कि लेस देन 40% से कम को कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसका भी उन्होंने फॉर्मेट दिया गया है। देन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट स्क्राइब के लिए, जो कि हम चर्चा कर रहे थे, यदि आपको स्क्राइब की जरूरत है तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा। एक डॉक्टर प्रमाणित करेंगे कि आप लिखने में सक्षम नहीं है, तो आपको उसकी जरूरत है। देन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, जिसको भी चाहिए वो उनको भी एक अंडरटेकिंग देनी होगी। देन टीए क्लेम, जो कि हम बात कर रहे थे, टिकट का कॉस्ट या फेयर का कॉस्ट यदि बोले तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको ऐसे भर के लेके जाना होगा टिकट के साथ लास्ट में। सो कैंडिडेट्स, भले ही वैकेंसी 200 है, आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं ये फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको केवल एक सीट की जरूरत है। थैंक यू सो मच जी।